बना कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी आदमी हॉल में आए, ये तो मैं नॉन कमर्शियल है। वो भी चाहते थे कि लोग हॉल में आए, तो उसको कमर्शियल आप काम न करें। या इसी तरह शायद आपने विश्व रूपम का नाम इसलिए लिया होगा कि उसमें कमल हासन जैसा एक उत्कृष्ट कलाकार शामिल था, जो कि न सिर्फ अभिनेता है बल्कि लेखक भी है, फिल्म निर्देशक भी है, नृत्य निर्देशक भी है, फाइट निर्देशक भी है और बहुत सी चीज़ें। उनसे ज़्यादा एकम्प्लिश्ड आदमी इंडियन सिनेमा में बहुत कम आपको मिलेगा जो सारे काम कर लेता। सतीश रे सब कुछ कर लेते थे, संगीत भी और कैमरा भी चला लेते थे और लिख भी लेते थे, अभिनय बेचारे नहीं कर पाते थे। कम से कम ये आदमी अभिनय भी करने की कोशिश करता और बाकी चीज़ें भी कर लेता। श्याम बेनेगल साहब मेरे उस्ताद बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन कम से कम अभिनय नहीं कर पाते। जावेद साहब अभिनय नहीं कर पाते क्योंकि अगर उन्होंने अभिनय किया है तो मेरे और सुधीर के साथ ही किया। कब तक पुकारूं नाम के एक सीरीज जिसके सुधीर प्रोड्यूसर थे, मैं लेखक था और सुधीर के छोटे भाई थे जिनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया, सुधांशु मिश्रा, वो उसके निर्देशक हुआ करते थे। उसमें जावेद साहब ने पहली बार जीवन में एक्टिंग की थी, जावेद अख्तर साहब ने, और बिल्कुल ख़राब गंदी एक्टिंग नहीं कर पाए। तो सब कुछ आदमी सब कुछ कर ले वैसा तो नहीं होता है। तो जिन फिल्मों का आपने मेरे हिस्से में कमर्शियल में नाम रखा है, अब 3 इडियट्स, मेरे ख्याल से आज की जनरेशन में राजकुमार हिरानी जैसा निर्देशक मिलना बहुत मुश्किल है। 3 इडियट्स हिट हुई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण संदेश लेकर के वो फिल्म आई थी शिक्षा के इकोसिस्टम को लेकर के, जिसका हम सब यहाँ पे हिस्सा हैं, कि कैसे इस इकोसिस्टम में अगर आप रट के चले जाएं तो बहुत आप हो जाते हैं। और अगर आपने 26 साल की उम्र में एक इम्तिहान पास कर लिया जिसमें आपको ये याद करना पड़ता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है और सबसे बड़ा ये कौन सा और वगैरह वगैरह, और आप IAS बन गए, तो आपका जीवन जो है सुधर गया, इस लोक में भी और उस लोक में भी। एक और बहुत बहुत बात मैं यहाँ पर, क्योंकि बात छूट जाती है, समय कम होता है, बात छूटती है। अतुल जी ने जो एक बड़ा काम किया वो है बायोपिक का काम। बड़े बड़े लोगों पर फिल्म स्क्रिप्ट लिखना, जैसे और खासकर इतिहास से संबंधित जो लोग हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जो फिल्म बनी उसमें आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की। ऊधम सिंह जैसी फिल्म जिसके बारे में आपने एक जगह राज बब्बर का वो वाक्य बोला, वो मुझे बहुत, मैं चाहूँगा कि वो आप खुद ही रिपीट करें उसको। तो ऊधम सिंह जैसी फिल्में, या इसके अलावा मुजीब रहमान वाली फिल्म जो जिसकी मैंने चर्चा की, या खुद आपने कई, जैसे संविधान में मुझे अगर मैं भूलता नहीं शायद गोविंद बल्लभ पंत का, गोविंद बल्लभ पंत जी का आपने रोल किया है। तो ये जो बायोपिक है, एक तरफ फिल्म की वो धारा और एक तरफ बायोपिक की धारा, इन बायोपिक्स को बनाने में जो ज़रूरत है वो कैसे आप देख रहे हैं या कैसे आप सुधर रहे? सर, इसका श्रेय भी मैं बिल्कुल अपने पिताजी को दूंगा, कॉमरेड शंकर दयाल तिवारी साहब को, क्योंकि मेरे पिताजी की वजह से, और आप सबको ये भी पता होगा यहाँ पे, अभी कल रात को एयरपोर्ट से आते समय मैं महबूब साहब को बता रहा था, यहाँ पे इस जगह को बता रहा था, और पास वाला जो छत्ता है ना रेल का, जिसको हम लोग छत्ता कहते हैं, आजकल उसको अंडर पास कहा जाने लगा है, लेकिन हम तो बचपन से उसको छत्ता ही कहते हैं। तो ये जो रेल का छत्ता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि काकोरी कांड के जितने भी लोग जब उस लखनऊ की जेल में, जिसको आज ध्वस्त कर दिया गया है, बंद थे, और उनका मुकदमा कहाँ चलता था, किसी को पता है यहाँ पे? उनका मुकदमा चलता था जहाँ आज GPO है, वहाँ पे। और वो जब मुकदमे के लिए GPO ले जाए जाते थे तो आदरणीय भगत सिंह जी ने की अगुवाई में और बहुत से लोगों ने इन कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की थी इसी छत्ते के नीचे, जब वो जेल से ले जाए जा रहे थे। पुलिस की पहली गाड़ी पे उन्होंने हमला शुरू किया, और पुलिस की दूसरी गाड़ी वो जो थी जिसमें कि ये सारे कैदी थे भरे हुए, उसने जो उसके जस्ट पहले, अगर आप उधर से आए तो जो राइट को रास्ता है कैंटोनमेंट के अंदर, उन्होंने गाड़ी उधर मोड़ दी, और ये काकोरी कांड के शहीदों को, जो बाद में शहीद हुए, उस समय तो जिंदा थे, मुकदमा चल रहा था, वो उनको बचाने का काम अधूरा रह गया। इनमें से जो लोग भी जीवित थे उनका हमारे पिताजी की वजह से मेरे घर में आना जाना होता था। इनमें से जो लोग भी जीवित रह गए, रामकृष्ण खत्री जी जैसे,
या आदरणीय भगत सिंह जी के छोटे भाई कुलतार सिंह जी, जो वैसे तो शाहजहाँपुर में रहते थे लेकिन जब भी लखनऊ आते थे तो हमारे घर में हमारे साथ रहते थे, क्योंकि ये सब लोग लेफ्टिस्ट थे। तो भैया लेफ्टिस्ट होना इतनी गलत बात नहीं होती जितनी कि आजकल बन गई है। आप जो भी हो रहिए, लेकिन कम से कम लेफ्टिस्टों को गाली तो ना दीजिए, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग तो ना कहिए। उनका भी इतिहास रहा और बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा। आदरणीय शिव वर्मा जी, जो कि उन लोगों में से थे, पहले आपको नहीं पता होगा कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जिसमें भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव को फांसी दी गई थी, उसमें पहले 7 लोगों को फांसी बोली गई थी, फिर 4 को लाइफ ट्रांसपोर्टेशन कर दिया गया, अंडमान भेज दिया गया। तो शिव वर्मा जी, दुर्गा भाभी, जिनका स्कूल लखनऊ में हुआ करता था, पता नहीं कितने लोग जानते कि नहीं जानते हैं, जिनके पति ने अपनी जान दे दी थी भगत सिंह को बचाने के लिए बॉम्ब इन्वेंट करते समय लाहौर में। इन सब लोगों की गोद में मुझे खेलने का मौका मिला। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो रानी झांसी ब्रिगेड जो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसका स्थापना जिन्होंने की थी, जिस डॉक्टर ने, जो डॉक्टर लक्ष्मी सहगल कानपुर में जिंदगी भर प्रैक्टिस करती रही और जिनकी बेटी सुभाषिनी सहगल बाद में एमपी भी बनी एक टर्म के लिए, वो उनकी गोद में मुझे खेलने का मौका मिला। और घर में किताबों के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं था। हमारे पिताजी ने कभी हमें 1 पैसे की गुड़िया गुड्डा खिलौना ला करके नहीं दिया। इतने पैसे ही नहीं होते थे उनके पास, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में पैसे कमाए ही नहीं। आदमी इतने बड़े थे कि जब लखनऊ में मरे तो 5000 आदमी जुलूस में चल रहा था, लेकिन पैसा एक नहीं कमाया। मेरे लिए वो 36 की धाती छोड़ के गए थे जब 89 में लखनऊ शहर में हुआ। लेकिन मुझे जो खजाना दे के गए थे इन लोगों से मिलने का और किताबों का, तो उसके बाद में मैं भी कुछ और करने लायक बचा ही नहीं था कि इन लोगों के जीवन का वृत्तांत मैं अपने माध्यम में फिल्मों में लिखूं, फिर लिखूं, फिर लिखूं। लखनऊ किस तरह से बीच में आ रहा है, ये अतुल तिवारी जी से आप सुन रहे हैं कि लखनऊ का जो इतिहास है केवल अदब और तहजीब नहीं, एक क्रांतिकारी इतिहास भी है। उस क्रांतिकारी इतिहास के कुछ पन्नों को आप टटोल रहे हैं। अभी मैंने उधम सिंह फिल्म की चर्चा की और बड़ी चर्चित हुई, वो बायोपिक बहुत चर्चित हुई, तो उसको आपने लिखा। उधम सिंह, शहीद उधम सिंह जी। और राज बब्बर जी का वो स्टेटमेंट जो आपसे उन्होंने कभी कहा था, मैं चाहता हूं कि दोस्तों, राज बब्बर साहब को तो अब शायद नए लोग भूल भी गए होंगे कि उनकी कौन सी फिल्म होती है। अब तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हुआ करते थे, अब वो भी नहीं रहे। लेकिन राज बब्बर साहब एक ज़माने में बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर थे और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो बड़े बड़े नाम एक्टरों के निकले थे, चाहे वो ओम शिवपुरी हो, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, चाहे ओमपुरी हो, उनके बाद में राज बब्बर का बहुत बड़ा नाम आता था और हीरो बनने वाले एनएससी से निकल के, क्योंकि तब ऐसी फिल्में नहीं होती थी जब विलेन टाइप के या खराब चेहरे वाले लोग भी, नसीरुद्दीन शाह जैसे, या मेरे छोटे भाई जिनके साथ मेरी फिल्म अभी आने वाली है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग भी हीरो बने फिल्मों के। आजकल तो बनने लगे। मेरे साथ भी जो उनकी फिल्म अगले महीने आने वाली है राउतू की बेली, उसमें भी वो हीरो हैं, मैं विलेन हूँ। उन दिनों तो अच्छे फेस वाले लोग ही हीरो बन सकते थे और राज बब्बर साहब पहले अच्छे फेस वाले पंजाबी पुरुष थे जो कि भारतीय फिल्मों में हीरो बन के आए। उनका बड़ा अच्छा खासा फिल्मों की लिस्ट है उनकी। लेकिन एक मौका आया, अच्छा, राज बब्बर साहब की एक अच्छी बात है कि साल में एक पंजाबी फिल्म वो मुफ्त में करते, सिर्फ अपनी पंजाबी भाषा के प्रति आदर के लिए। तो उस साल एक प्रोड्यूसर के पास आया कि सर इस पर मुझे फिल्म बनानी है उधम सिंह पे, और एक स्क्रिप्ट भी लिखवा के लाया वो। तो राज बब्बर ने कहा कि मैं फिल्म तो करूँगा लेकिन स्क्रिप्ट तुम्हारी बहुत घटिया है, इस स्क्रिप्ट पे नहीं करूँगा, मैं नई स्क्रिप्ट लिखवाऊँगा। और राज बब्बर साहब ने मुझे बुलाया, मुझसे फिल्म लिखवाई, मैंने फिल्म लिखी। चित्रार्थ जी एक पंजाबी के बहुत अच्छे निर्देशक हैं जिनको पंजाबी का सतीत्र कहा जाता है। वो चित्रार्थ जी, उन्होंने उस फिल्म के डायरेक्शन का जिम्मा लिया और ये फिल्म तैयार हुई। जब वो फिल्म बन के तैयार हुई, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, उसको अन्य पुरस्कार मिले, और सबसे बड़ा पुरस्कार उसका जो हमको मिला कि वर्ल्ड पंजाबी कम्युनिटी ने राज बब्बर जी को, मुझे और हमारे डायरेक्टर साहब को एक 3 महीने के टूर पे बुलाया और हमको पूरे कनाडा, पूरे अमेरिका, पूरे यूके के एक एक जगह ले गए जहाँ जहाँ पंजाबी कम्युनिटी थी।
और हमारा सत्कार किया कि पंजाब के इस इतिहास को आपने दोबारा जीवित किया है इस तरह से। तो राज बब्बर साहब ने जब वो फिल्म देखी तो एक रात को बहुत खुश होने के बाद में, हम फिल्म इंडस्ट्री वाले हर रात को खुश बहुत होते हैं, तो खुश होने के बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा आप तो आवाज़ से बहुत खुश लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ खुश हो, लेकिन तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं कहीं और खुश हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम दुखी हो जाओ और यहाँ चले आओ। तो मैं उनके घर पहुँचा और वो मुझे लिपट गए, रोने लगे, बोले अतुल, मैं अक्सर सोचता था, तब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये 2001 की बात है, और 2-3 बार पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके थे। एक बार तो लखनऊ में अटल बिहारी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके थे। तो इसके बावजूद बोले कि अतुल, मैं अक्सर सोचा करता था कि जब मैं मरूंगा तो अगले दिन दूरदर्शन वाले कौन सी फिल्म दिखाएंगे, क्योंकि रिवायत तो ये थी कि जब कोई एक्टर मरता था तो उसकी कोई फिल्म दूरदर्शन में दिखाई जाती थी। अभी भी ऐसा ही होता है, अब तो न्यूज़ चैनल वाले भी दिखाते हैं। तो खैर, तो वो कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? क्या इंसाफ का तराजू दिखाई जाएगी जिसमें मैं रेपिस्ट हूँ? क्या फलानी फिल्म दिखाई जाएगी जिसमें मैं ये हूँ या वो हूँ, फलाना ढिमकाना? और मैं हमेशा डिस्टर्ब हो जाता था कि यार कि मेरे मरने के बाद में, क्योंकि इतने बड़े प्रोड्यूसर की इतनी बड़ी फिल्म में इंसाफ का तराजू कहीं वो ना दिखा दें। अब मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि मेरे पास एक फिल्म है शहीद उधम सिंह, जो मेरे मरने पे दिखाई जाएगी और लोग मुझे सलाम करेंगे, लोग मुझे याद करेंगे। इस बातचीत के बिल्कुल हम अंतिम पड़ाव पर हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग महमूद फारूकी का जो दास्तान गोई है उससे मिलने वाले हैं। मेरा ये बस अंतिम प्रश्न ये है कि हम लोग एक देखते हैं कि हर शहर का अपना एक अतीत है, तो हम लखनऊ वासियों के लिए, क्योंकि आप लखनऊ से खुद जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तहजीब और जो ये प्रांत है जिसको हम लोग तरक्की पसंद बातें कहते हैं, इनके बारे में कुछ आप एक संदेश देना चाहें हमारे विद्यार्थियों को? तो ये अंतिम बात। बहुत अच्छा है कि आपने इस बातचीत का अंत कर दिया, क्योंकि मेरे स्टेज से उतरने के बाद में पहले तो यहाँ स्टेज लगेगा और उसके बाद में जो यहाँ होगा जादू दोस्तों, वो एक नया अध्याय आपके सामने खोलेगा। वो अभिनय का, दास्तान गोई का एक नया अध्याय खोलेगा जिसका लखनऊ से बहुत बड़ा ताल्लुक है। लखनऊ के ही नवल किशोर प्रेस ने 52 किताबों में 19वीं शताब्दी में इन कहानियों को, जो कि दास्तान गो, दास्तान माने कहानी और गो माने सुनाने वाला, जो कि दास्तान गो लोगों को सुनाया करता था, उनको 52 जिल्दों में छापा गया था हमारे लखनऊ शहर से। हमारे लखनऊ शहर में ये थिएटर का फॉर्म प्रैक्टिस किया जाता है और हमें फख्र है इस बात का कि हमारे लखनऊ का नवाब वाजिद अली शाह खुद भी नाटक लिखता था, नाटक करवाता था और नाटकों का बहुत बड़ा वो मद्दाह था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे बहुत सी चीज़ें गायब हो गई हैं, लखनऊ की बहुत सी तहजीब गायब हो गई है, लखनऊ की बहुत सी तमीज़ गायब हो गई है। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं और उसी तरह से दास्तान गोई की ये फॉर्म भी गायब हो गई। और दोस्तों, नाटक करने वाले तो मेरे जैसे आपको हर मोहल्ले में एक आध मिल जाएंगे, लेकिन किसी नए फॉर्म को दोबारा ढूंढ के लाना, री इन्वेंट करना और फिर उसको प्रैक्टिस करके आज दुनिया में एक कबूलियत दिलाने वाले लोग बहुत कम मिले। और ये काम किया है महमूद फारूकी साहब ने। और क्योंकि हम यहाँ गुरुओं के बीच में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने भी ये काम बिना उस्ताद के नहीं किया है। शम्सुर रहमान फारूकी साहब, जो उर्दू के सबसे बड़े लेखकों में भारत के थे और हमारे इलाहाबाद में रहते थे, उनकी गाइडेंस में ये काम जो महमूद फारूकी साहब ने किया है, दोस्तों, जैसा मैंने कहा, एक नया अध्याय आज आप लोगों के सामने खुलेगा। जब मुझसे आदरणीय प्राचार्य साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि लखनऊ में बात है तो क्यों ना राग दरबारी पे भी बात हो, तो अरे मैंने कहा राग दरबारी पे तो एक क्लासिक तैयार है, उसको बुलाइए। और वो मान भी गए मेरी बात। तो राग दरबारी जैसे नाटक को एक नए फॉर्म में कैसे लाया जाए, उपन्यास को कैसे लाया जाए, कैसे सचमुच
जो समंदर को एक सुराही में भरा जाए, वो आज आप उसका प्रदर्शन देखेंगे। अब जहाँ तक मेरे लिए दूसरा आदेश था आपका कि मैं क्या कहना चाहूँगा, तो दोस्तों मैं सिर्फ यंग लोगों से यही कहना चाहूँगा, बॉलीवुड जिसको कहते हैं, बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर आइएगा, आपका स्वागत है, मगर बिना तैयारी के मत आइएगा। और तैयारी से ये मेरा ये मतलब नहीं है कि 2 लाख रुपए जेब में लेके आइएगा। तैयारी से मेरा मतलब है कि आप तालीम लेके आइएगा, आप प्रशिक्षण लेके आइएगा, आप ट्रेनिंग लेकर के आइएगा। जो भी आप करने आ रहे हैं, मेरे तरह लेखक बनने आ रहे हैं, आप अभिनेता बनने आ रहे हैं, क्योंकि अभिनेता तो मैं बाद में एक्सीडेंटली बन गया। मैं अभिनेता बनने के लिए मुंबई कभी नहीं गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी मैंने अपना स्पेशलाइजेशन डायरेक्शन में किया था, एक्टिंग में नहीं किया था। वो तो आप बन ही जाते थोड़ा बहुत। अगर आप डॉक्टर हैं तो कंपाउंडर का काम अपने आप आपको आ जाता है। तो उसके लिए लेकिन पहले डॉक्टर बनने की तैयारी आएगा, फिर कंपाउंडर की नौकरी मिल जाएगी, वो तो अलग बात। तो वो जो भी आप अभिनेता बनना चाहें, लेखक बनना चाहें, जो भी बनना चाहें, और उसके लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ शहर में आपके पास में ड्रामा स्कूल्स मौजूद हैं, भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स जैसा। दिल्ली में आपके पास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मौजूद है। भोपाल में आपके पास में भोपाल मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा मौजूद है। लेकिन प्रशिक्षण लेकर के आइएगा दोस्तों। अब आप शायद मुझसे कहें सर पैसा कहाँ प्रशिक्षण के लिए? अगर जिन 3 इंस्टीट्यूट का मैंने आपसे नाम लिया है, जो सरकारी हैं, अगर उनमें आपका एडमिशन हो गया, जो सबसे अच्छे भी हैं, जो बहुत से प्राइवेट बड़े बड़े लोगों ने मुंबई में, मैं नाम उनके ना लूँ, चलिए ले ही लेता हूँ। अगर मैं सुभाष घई जी की बात करूँ या अनुपम खेर जी की बात करूँ, जो यहीं उन्होंने प्रशिक्षण लखनऊ के ही ड्रामा स्कूल से सीखा, ये लोग सिर्फ पैसा बनाने की मशीन है। अगर आपको सच्चा प्रशिक्षण लेना है और आप इन तीनों स्कूल्स में गए, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, घर में पापा मम्मी से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे दोस्त। लेकिन उसके लिए ये जरूर है कि आपको वो कॉम्पीट करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन तैयारी के साथ आइए। अतुल जी ने अभी आप लोगों से तालीम की बात की और ये कहा कि आप लोग मुंबई आइए, दिल खोल के आइए, लेकिन तालीम लेकर के आइए। इस तालीम से मुझे एक शेर याद आ गया और मैं चाहता हूँ कि वो अतुल जी के लिए वो शेर है। मेरे सयाद के तालीम की है धूम गुलशन में, मेरे सयाद की तालीम की है धूम गुलशन में, यहाँ जो आज फंसता है वो सयाद होता है। वाह वाह। तो ये अतुल तिवारी जी के पास जाइए और आप ऐसे लोगों के पास आप जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा दोस्तों, लेकिन मैं मन से अतुल तिवारी जी को तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। परफॉर्मिंग आर्ट के वो एक बड़े अभिनेता भी हैं, उन्होंने काम किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो जो 3 इडियट्स में जो मंत्री के रोल में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उसके कुछ हिस्से तो जरूर सर आपसे गुजारिश है कि आप हमारे बच्चों को और दर्शकों के लिए जरूर कहें। सर मैं आपकी इस आज्ञा की अवहेलना करनी पड़ेगी मुझे, इसलिए कि अगर यहाँ अश्लील लोग बैठे होते, लेकिन केकेसी में तो हमेशा से अच्छे लौंडे पहुंचते रहे, तो और इस बात का मुझे अपने लौंडपन से इल्म है। लेकिन मैं कुछ और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, इस शहर में। लखनऊ पे मैंने एक नाटक लिखा था जो बहुत मकबूल हुआ। लखनऊ के एक बहुत बड़े उर्दू के राइटर थे नैयर मसूद साहब, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी ताऊस चमन की मैना। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं तिवारी जी, हमको समझ में नहीं आया, ताऊस क्या है, मैना तो समझ में आ गई, चिड़िया होती है, ये ताऊस क्या है और चमन क्या है। तो आप सब लोग ताऊस वर्ड से वाकिफ़ हैं, लेकिन हम अपने दिमाग पे जोर ज़रा कम डालते हैं। तख्ते ताऊस का नाम सुना है आप लोगों ने? जहाँ मुगल राजा बैठा करते थे, ताऊस माने होता है मोर। तो मोर बाग की मैना, कैसरबाग में एक छोटा सा बाग होता था, इसको मोर बाग कहते थे। वहाँ पे वाजिद अली शाह साहब ने तरह तरह की मैनाएँ रखी थी, पहाड़ी मैनाएँ, जो कि इंसानी आवाज़ में बोलती थी। तोता तो बोलेगा राम राम, मैना बोलेगी, पहाड़ी मैना राम राम। तो एक माली था वहाँ पे जो काम करता था, और उसकी बेटी को पहाड़ी मैना का बड़ा शौक था, लेकिन पहाड़ी मैना बड़ी महंगी होती थी। तो एक दिन वो अपने बच्चे के लिए पहाड़ी मैना चुरा लाता है, और चुरा लाने के बाद में
मैना में और बच्ची में दोस्ती हो जाती है, मगर राजा की चिड़िया चुराई है इसलिए उसको सज़ा हो जाती है। और उसकी सज़ा जानते हैं कब ख़त्म होती है? जब 1857 के बाद लखनऊ में पहली बगावत होती है, और बगावत के बाद क्वीन विक्टोरिया, जब लखनऊ भी, अवध भी, जो आखिरी किंगडम था जिसके राजा ने कभी एनेक्सेशन पे साइन नहीं किया, वो लखनऊ का था दोस्तों, जिसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, जिसको हम लोग बहुत गलत निगाहों से देखते हैं कि वो तो अय्याश था, वो तो डांस करता था। हाँ करता था, अभी आएंगे अभिनय करेंगे, मैं भलेती करता हूँ और मुझे गर्व है इस चीज़ का। ये कोई ख़राब चीज़ें नहीं होती हैं, ये कला है। तो वो भी कलाकार था। तो अब क्या होता है कि जब विक्टोरिया आती है तो बहुत से लोगों को एमनेस्टी दी जाती है और उसका बाप छोड़ के घर आता है और वो मैना के साथ रहती है। अब वो कहती है जब बाप घर आ जाते हैं कि अब्बा जानते हैं, जब आप जेल गए तो मुझे पता चला कि कैद कितनी खराब चीज़ होती है। तो बाप रोने लगता है, कहता मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। तो कहता अब्बा, अगर ये बात सही है कि कैद बहुत खराब चीज़ है, तो मैंने अपनी मैना को क्यों कैद कर रखा है? बाप रोने लगता है, कुछ जवाब नहीं है उसके पास। तो मैं इसको पिंजरा खोल के उड़ा दूं? और वो पिंजरा खोलती है, मैना को उड़ाने लगती है, मैना तो उड़ती नहीं है, उड़ के वापस आ जाती है। एक बच्ची एक गाना गाती है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उड़ जा उड़ जा उड़ जा मैना, फलक की प्यारी छोटी बहना, जिसे मिले परवाज का मौका, उसे कफस में क्यों रहना। कफस माने पिंजरा, परवाज माने उड़ना। जिसे मिले परवाज का मौका, उसे कफस में क्यों रहना। उड़ जा उड़ जा उड़ जा मैना, फलक की प्यारी छोटी बहना, मिले जिसे परवाज का मौका, उसे कफस में क्यों रहना। आजादी है बेशकीमती और गुलामी एक जिल्लत, आजादी है बेशकीमती और गुलामी एक जिल्लत, पिंजरा चाहे सोने का हो, मिले जो फूटी हो किस्मत, पंख हो जिसके पास बताओ, उसे जमी पे क्यों रहना। उड़ जा उड़ जा उड़ जा मैना, फलक की प्यारी छोटी बहना, मिले जिसे परवाज का मौका। दोस्तों, मैं अपने यंग लोगों से कहना चाहूँगा, पंख हैं आपके पास, आपको ज़मीन पर नहीं रहना है, आपको नए आसमानों में उड़ना है। ऑल द बेस्ट। के साथ मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये जो पिंजरा है वो चाहे जैसा भी हो, ये संदेश है अतुल जी का, उस पिंजरे में हमको कैद नहीं रहना है, उसे तोड़ना ही है और अपने जो